प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप लोग, हमें पता है, जिनका कहीं से, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जिनको कहीं से भी उम्मीद की किरण नहीं नज़र आ रही है, वो प्रीलिम्स परीक्षा में जेएलओ छत्तीसगढ़ में प्रीलिम्स देने के लिए जान की बाजी लगाए हुए हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं हमारी स्टेट से जाने वाले जो शायद अंतिम चयन भी पा जाएं, हमारी प्रार्थना भी है। हम आज से ये कोशिश करेंगे कम से कम 10 मिनट आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, टॉपिक्स, सेक्शन पे बात की जाए। सामान्य तरीके की बातें पढ़ाई के संदर्भ में, जोश खरोश के संदर्भ में, तकनीक के संदर्भ में होती रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे जेएलओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, वो इन चीज़ों को जो हम आज से बताने की श्री गणेश कर रहे हैं। बुधवार का दिन है, घड़ी में 12:15 बज रहे हैं और ये 26 जुलाई है। 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस। तो कारगिल विजय दिवस पर आपकी विजय श्री की कामना करते हुए हम आज पहले दंड प्रक्रिया संहिता पर कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस पर आपका ध्यान खींचेंगे। आप बेयर एक्ट उठा सकते हैं, अपनी कलम उठा सकते हैं, उसको नोट भी कर सकते हैं। आप बेयर एक्ट के इंडेक्स में टिक भी कर सकते हैं और उन सेक्शंस पर, उस पार्ट्स पर आप गंभीरतापूर्वक अगर अध्ययन करते हैं तो आपको दंड प्रक्रिया संहिता से पूछे गए सवाल से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हो सकता है कि आपकी तैयारी की गति कई गुना बढ़ जाए। तो आज प्रभु को याद करते हुए और दंड प्रक्रिया संहिता पर कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस पर आपका ध्यान हम खींचेंगे। आप मार्क कर सकते हैं, आप नोट करें। आप नोट करें सेक्शन 1 का पार्ट 2। आप नोट करें सेक्शन 1 का स्पष्टीकरण। आप नोट करें सेक्शन 2A। आप नोट करें 2B, 2C। डिफिनीशन क्लाज में सभी देखें, लेकिन जो हम सेक्शन 2 में इंडिकेट कर रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान दें। 2D, 2H, 2G और 2N, 2D, 2Q, 2O, 2I। ये डिफिनीशन क्लास से जितने हमने बताए हैं इसी में से चीज़ें कवर हो जाएंगी। और लास्ट में 2W और X। आप पूरी बेयर एक्ट पलट दें और सीधे 484 के साइड से टेक करें। कुल 484 सेक्शंस हैं और उसमें चीज़ों को टिक करें। जैसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद है जिसमें न्यायालय के ट्रायल के दौरान अभियुक्त की परीक्षा करने की सख्ती है। अब इसमें दो ऐसे केस हैं, बाबा बनाम महाराष्ट्र राज्य और दुर्बल सिंह बनाम स्टेट। तो ये दोनों केस आप ऐसे समझ जाएं, न्यायालय में अभियुक्त के परीक्षा करने के संबंध में
निर्णय से है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अपडेट है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना दोबारा से है। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि निष्पक्ष सुनवाई के बहाने गवाह को बार बार बुलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो आप केस लॉ नोट कर सकते हैं। इस केस लॉ को दोबारा पूछा जा सकता है। हरियाणा सरकार बनाम राम मेहर 2016 का जजमेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इसको निश्चित पूछ सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल अपडेट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया, एक कानूनी परामर्शी को पदेन सरकारी वकील नहीं बनाया जा सकता। पदेन का मतलब एक पद के साथ समानांतर दूसरे पद का भी उपभोग करना। तो सवाल क्या है, एक कानूनी परामर्शी यानी कानून के सलाहकार को पदेन यानी उस पद पर रहते हुए सरकारी वकील, कहने का अर्थ यह है अगर सरकारी वकील बनेगा तो पहला पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा किस केस में कहा गया है? ये केस लॉ आप नोट कर सकते हैं। सारे विकल्प बताने में टाइम जाएगा, आप डायरेक्ट केस लॉ नोट कर लीजिए। वी के गोधवानी बनाम राज्य, ये बड़ा चर्चित जजमेंट रहा है और 2017 के आसपास का ये जजमेंट है। नहीं, जजमेंट पुराना है लेकिन पूछा गया है नए रूप से ये। ऐसे सोचिए, दंड प्रक्रिया संहिता में कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम करंट केस ला ही पूछें। ऐसे पुराने लैंडमार्क जजमेंट भी पूछते हैं जो किसी मुद्दे पर अवलंबित होते हैं, जिसमें विधि का प्रश्न छिपा होता है। ठीक है, 2018 में सीआरपीसी की धारा 438 पर अगर यूपी के सापेक्ष सवाल पूछे तो यूपी में एंटरसिपेटरी बिल कब लागू की गई है वो डेट इम्पॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से देखें। सारे क्वेश्चन पर माथापच्ची करने या अतिरिक्त समय देने की ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन आप मार्क करें जो आप गलत करते हैं। बार बार वही क्वेश्चन दोहराने से कोई मतलब नहीं होता। जैसे आप टिक कर लें सेक्शन 366, सेक्शन 376, सेक्शन 482, 437, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये जो सेक्शन मैं बता रहा हूँ उसकी सारी उपधाराएं गौर से पढ़ेंगे आप। ऐसे ही 190 आप टिक करें, 272 टिक करें और 374। इसकी वजह है जिग जैग बताने की। आप कहीं नोट भी कर लें, बाद में आप आराम से टिक कर सकते हैं। जैसे प्रारूप संख्या जो है, जो सेकंड अनुसूची में है, बहुत प्रारूप है, उसमें मैं 4-5 बता रहा हूँ, इसी में से पूछेगा। नोट कर लीजिए, प्रारूप संख्या 31, प्रारूप संख्या 32, 31, 32, 33, 34। एक क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। सीआरपीसी में संशोधन किया जा सकता है। पार्लियामेंट आर एनी स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट ओनली, स्टेट लेजिस्लेचर ओनली। क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो 7वीं अनुसूची के सूची नंबर 3 समवर्ती का सूची का विषय है। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये सेंट्रल और लेजिस्लेचर दोनों के द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है।
अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया ना कि 438 पर यूपी में कुछ स्पेशल रूल था, योगी जी ने उस पर स्पेशल इसीलिए कहा कि आप चीज़ों को कनेक्ट करना भी सीखें। जैसे एक सवाल पूछा गया, (435) भारतीय दंड संहिता, ये आप गौर से देखेंगे, आईपीसी की धारा 435 का ट्रायल किस कोर्ट में होगा। तो अब सेकंड सूची जा करके देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सेशन कोर्ट। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। इसी पॉइंट से कह रहा हूँ कि कहीं कहीं स्पेशल सेक्शन पर क्षेत्राधिकार किसको है, जुरिडिक्शन किसको है, स्टेट लेजिस्लेचर को है। आप दंड प्रक्रिया संहिता में इस बात का ख्याल रखेंगे। जैसे संशोधन दंड प्रक्रिया संहिता के जो लेटेस्ट 18-20 तक हुए हैं, 18 वाले, आप उसको देख के जाएंगे और हर संशोधन की रेगुलेटरी डेट कब से वो लागू है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, वो 16 अगस्त 21 अप्रैल 2018 लेटेस्ट अमेंडमेंट था। इसके बाद भी अगर कोई अमेंडमेंट हो न्यू वेयर एक्ट में तो उसको आप ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन सिंपल यही पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी चैप्टर, हाउ मेनी सेक्शन, तो आप 37 अध्याय ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आप एक क्वेश्चन देखिए घुमा के कैसे पूछते हैं, आईपीसी की धारा 324 का ट्रायल किस कोर्ट में होगा। अब ये सवाल आपको लगेगा जुरिस्डिक्शन से है, लेकिन देखिए 323 और 324 में 324 का ट्रायल कोर्ट पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, दूसरा है एनी मजिस्ट्रेट, तीसरा है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चौथा है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। इसका सही आंसर है प्रथम अनुसूची में जो विवरण दिया गया है आईपीसी 324 के सामने, वो किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। 324 पर ट्रायल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसा सेक्शन है जो जो प्रथम अनुसूची के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान खींचता है, उस पर आपको ध्यान देना है। आप अनुसूची से संबंधित जो दोनों अनुसूचियां दी गई हैं, प्रथम में अपराधों का वर्गीकरण और सेकंड में जमानती और गैर जमानती अपराध के बारे में वर्गीकरण, ये दोनों अनुसूची कायदे से देख के जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन जेएलओ में पूछा गया था, दंगा करने का अपराध है आसंज्ञेय एवं जमानतीय। अब आप अगर शेड्यूल नहीं देख के गए हैं तो उत्तर कैसे देंगे। आईपीसी में 159 बताती है दंगा, लेकिन वो ये थोड़े बताती है कि जमानती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कम से कम 2 से 3 बार दोनों शेड्यूल कायदे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। संज्ञेय जो अपराध का विचारण होता है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा भी हो सकता है, सीजीएम के द्वारा भी हो सकता है, सेशन कोर्ट के द्वारा भी हो सकता है। अलग अलग आप जानते हैं जुरिडिक्शन का पावर जो है, सेशन कोर्ट को अलग है, सीजीएम है, सीजीएम कोर्ट को अलग है। तो उसी अकॉर्डिंग, लेकिन ये बात तो सही होता है ना कि संज्ञेय के लिए लिमिट क्या है और उन सब टर्म्स और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ट्रायल होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण, जिसमें संज्ञेय या असंज्ञेय, जमानती या जमानतीय के आधार दिए गए हैं, इसलिए शेड्यूल 1 ध्यान से देखना है। और उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस न्यायालय द्वारा वो विचारणीय होंगे, मनमाना भी नहीं है, वहाँ फिक्स है। प्रथम अनुसूची के प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि संज्ञेय अपराध का विचारण फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, सीजीएम भी कर सकता है और महानगर मजिस्ट्रेट या
सेशन कोर्ट भी कर सकती है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइए 483, ये जेएलओ में देखिए 482 सवाल ना पूछ के 483 में पूछा गया है सवाल। टिक करिए। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का कर्तव्य निम्न में से किसका है? फिर से सुनिए। Which of the following has duty to exercise continuous superintendence over courts of judicial magistrate? यानी सुपरिटेंडेंट्स किस कोर्ट की बॉडी, किस कोर्ट का अथॉरिटी है? सुपरविजनरी पावर जिसको बोलते हैं। तो ये बेखटक आप मारिए 483 में, हाई कोर्ट, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। एक केस पूछा गया था कि किस केस में, मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को आईपीसी की धारा 482 सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। अब देखिए दिशा निर्देश की बात आ गई। मैं बार बार कह रहा हूँ केस लॉ यूं ही नहीं पूछा जाता, केस लॉ में गाइडलाइन होती है। तो आप इस केस लॉ को नोट करिए। हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल। ऐसे ही 309 सीआरपीसी और 167 सीआरपीसी के ऊपर एक केस लॉ बहुत मशहूर है पुराना, लेकिन आपको अगर ऑप्शन में मिल जाए तो बेखटक आप निश्चिंत रहिएगा कि ये 309 या 167 से रिलेट करती है। दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई, ठीक है। तो 483 पे सवाल जरूर पूछा जा सकता है। और एक सूक्ति नोट कीजिए अपनी कलम से। कांडोलेक्स एलिकिड एलिकी कांसेडिट कांसेडियर बिडेटूर इड साइन क्योरेस इप्सा एमसे नॉन पोटेस्ट। HGS में आ सकता है। ये इतनी बड़ी सूक्ति है और पूछ रहा है किस सेक्शन से संबंधित है? 482 से, इनहेरेंट पावर से। एक बार मैं फिर दोबारा दे रहा हूँ। सूक्ति का नाम है, मैगजीम है, क्वांडोलेक्स एलिकिड एलिकी कांसेडियर बिडेटूर इड साइन क्योरेस एप्सा एसे नॉन पोटेस्ट। ये पूछ सकते हैं आपसे जेएलओ में। उसके बाद आप 474 नोट कर लें, टिक मार लें। 473 तो पूछा ही गया है। विलंब, कोर्ट कैन कंडेंड डिले, विलंब को कब माफ करता है? तो 473 नोट करिए। 477 से भी एक बार सवाल आया है, लेकिन मुख्यतया 473 नोट करिए। लिमिटेशन से सवाल निश्चित आएगा, यानी आप ध्यान से 468 पढ़ के जाएंगे। 468 से आपके प्रश्न पत्र में बिल्कुल सवाल होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है यही रिपीट कर दे कि मानहानि के अपराध में कॉग्निजेंस के लिए समय सीमा क्या है? तो बेखटक आप इसको मारेंगे 3 वर्ष। मानहानि के लिए 2 वर्ष तक का सादा कारावास के दंड का प्रावधान है। और 468 2C के अनुसार 1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष से अनधिक कारावास से दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने की परिसीमा काल 3 वर्ष होगी। तो इसमें क्या है? सजा चूंकि 2 साल है, यानी 1 वर्ष से अधिक है और 3 वर्ष से कम है। ऐसे ही टेक्निकल दिमाग लगाते हैं और उत्तर सही करते हैं। यानी 468 पूरा पढ़ेंगे। 468 की उपधारा 2 का प्रखंड सी, 468 पूरा देख के जाएंगे, एक सवाल पक्का आएगा। 465 से और 64 से, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और यहां से सवाल बन सकता है। 306 से नोट कर लीजिए। 306 से
461 बिहार हायर जुडिशरी में सवाल आया था। 461 में उस अनियमितताओं का सूची दी गई है जो कार्यवाही को दूषित करती है। तो आप 461 और 460 दोनों ध्यान से पढ़ के जाएंगे। जैसे हमने कहा 468 से एक सवाल है पक्का, वैसे 460 और 461 में से एक सवाल पक्का 100% आएगा। अब जो सेक्शन नंबर बोलने जा रहा हूं इसको एक क्रम से नोट करिए, ये क्रम आपको फायदा करेगा। सेक्शन 94 तलाशी वारंट जारी करना। सेक्शन 155 पुलिस को अपराध का अन्वेषण करने का आदेश। सेक्शन 176 पंचनामा मृत्यु समीक्षा करना। सेक्शन 187 आदेशिकाएं जारी करना और 191 का ए और बी के अधीन कॉग्निजेंस। और सेक्शन 192 का पार्ट 2 306 बता चुका हूं, 410, 458 और 459 ये भी टिक करिए। लगभग जितना 21 मिनट में मैं बताया हूं इसके आगे कल कंटिन्यू करूंगा। हो सकता है सीआरपीसी के सारे सवाल जितना मैं बताया हूं इसी में से आ जाएं। बस इतना, कल इस पर कंटिन्यू करूंगा और 10 मिनट कल सीआरपीसी रहेगी। आज के थंबनेल पे यही लिखेगा कि जेएलओ और छत्तीसगढ़ के लिए सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप लोग इसको देखें और लाभ उठाएं। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है कल नहीं परसों एचजीएस के लिए 9वां टेस्ट क्रमांक स्पेशल रिलीफ एक्ट पे होने जा रहा है। मॉडर्न लॉ कंप्लीट हो गया। 30 पेपर में से 8 प्रश्न पत्र संपादित किए जा चुके हैं। जूनियर डिवीज़न की टेस्ट सीरीज चल रही है और 5 अगस्त से लोकल और माइनर पर क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है। इनमें से किसी भी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर ये सामने दिखाई दे रहा है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। हम कल आपसे मिलेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता पर और आगे बात करेंगे, साथ ही अन्य बातें भी होंगी। अगर कोई सूचना संदर्भित बातें होंगी तो साथ में हम लोग इसी अध्यापन में 20 मिनट के उस मौखिक पक्ष पर भी बात करेंगे कि कैसे अपनी तैयारी में बेजोड़ कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंटिन्यूटी ब्रेक ना होने पाए। मिलेंगे कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। परमात्मा मेहनत की कमाई फेल नहीं करता, मेहनत का फल जरूर देता है, आपके हिसाब से नहीं लेकिन बदले हुए रूप में मिलेगा जरूर। सत्यमेव जयते। सभी को जय सिया राम, शुभ रात्रि।